और पाई बॉन्ड का डिफरेंस बोर्ड पे मैंने मेंशन कर दिया था, और साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन और उसका बॉन्ड एनर्जी के साथ रिलेशन बोर्ड पे मेंशन था। सही, उसको एक्सप्लेन आज हम करेंगे और आगे फर्दर टॉपिक पे चलेंगे। देखें, सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस आप लोग के पास लिखे हुए होंगे। आज फिर से टेस्ट है, लास्ट क्लास में तो टेस्ट लिया था। चैप्टर 7 का टेस्ट आज, लास्ट क्लास में हुआ था ना टेस्ट, वैसे एक लास्ट क्लास में ऐसे ही हुआ था। लास्ट क्लास में जो है टेस्ट हुआ था, और टेस्ट के बाद मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस लिख दिया था। फोर और 5 को हमारी क्लास नहीं हुई बेटा, बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे बच्चों। जिस दिन क्लास लगेगी, जिस वक्त क्लास लगेगी, मैं क्लास लूंगा। चलें भाई, 130 स्टूडेंट्स हैं। आज आगे पढ़ा देता हूँ, बाकी की बातें हम लोग टेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास हमारी कल हुई, परसों हुई, जब भी होगी हम जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कल परसों जब भी क्लास होगी अब तो टेस्ट लेंगे। सही, चैप्टर 7 पूरा नहीं हुआ। चैप्टर 7 किसने पढ़ाया आपको? मैंने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया? सर असद ने पढ़ाया। कंप्लीट हो गया है? ठीक है, फिर ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं ले लूंगा। 7 का टेस्ट है ना आप लोगों का? 7 का टेस्ट ना, बस नेक्स्ट क्लास मेरी जब होगी मैं 7 का टेस्ट लूंगा आप लोगों का। ठीक है, सही है, ये बेस्ट हो गया। आज पढ़ते हैं चैप्टर 4 में सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस लिखा था। तो देखें, सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस में सबसे पहले मैंने आप लोगों को दोनों की डेफिनेशन लिखवाई थी कि अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग लीनियर हो, ठीक है, या फिर एक्सियल हो, या फिर साइड बाय साइड हो, ठीक है, सॉरी साइड बाय साइड कह रहा हूं, हेड टू हेड हो, लीनियर हो या एक्सियल ओवरलैपिंग हो, तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर वही ओवरलैपिंग साइड बाय साइड हो, पैरेलल हो या लेटरल हो, उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। देखें, गौर से देखिएगा, हमारे पास दो कार्बन के दरमियान कम से कम कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं? मुझे बताइए, दो कार्बन के दरमियान कम से कम कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं? दो कार्बन के दरमियान सबसे कम जो नंबर ऑफ बॉन्ड का होगा वो कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे? दो कार्बन के दरमियान कम से कम एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, दो कार्बन के दरमियान कम से कम जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे वो एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तो बताइए मुझे, इन दोनों में जो कम से कम एक बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड बने ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है या फिर पाई बॉन्ड है? बताइए, चैट में बताइए मुझे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हो गया। सही, अच्छा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं दो कार्बन के दरमियान वो 3 हो सकते हैं, ऐसा ही है?
सही कह रहा हूं ना मैं? 2 कार्बन के दरमियान जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे वो 3 होंगे। अच्छा बताइए इन तीनों में सिग्मा कितने हैं और पाई कितने? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं? ठीक है, तो भाई 1 सिग्मा और 2 पाई। क्या यहां पे कोई पाई बॉन्ड मौजूद था? क्या ऊपर वाले केस में कोई पाई बॉन्ड मौजूद था? नहीं था ना कोई पाई बॉन्ड मौजूद। तो भाई देखें, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज 1। कि अगर 1 बॉन्ड बना हो या 3 बॉन्ड बने हो 2 एटम्स के दरमियान, 2 स्पेसिफिक एटम्स के दरमियान, जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा वो है 1। सिग्मा बॉन्ड मिनिमम और मैक्सिमम 1 ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, कम से कम भी 1 और ज्यादा भी 1 से ज्यादा नहीं एग्जिस्ट करते। लेकिन जो पाई बॉन्ड होते हैं वो मिनिमम केस में कितने होते हैं, जरा मुझे कोई बताएगा? मिनिमम केस में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? मिनिमम केस में एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता। देखिए यहां पे जो लीस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड है, यहां पर एक भी पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। गौर से देखिए, यहां पे कोई पाई बॉन्ड है? यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 0। मिनिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 0। और 2 स्पेसिफिक एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं किसी 2 एटम के दरमियान। किसी 2 एटम के दरमियान मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बॉन्ड बनता है वो 2, मैक्सिमम 3 बन सकते हैं। 3 से ज्यादा बॉन्ड किसी 2 एटम के दरमियान नहीं बनते। तो यहां बताइए, यहां पे पाई बॉन्ड कितने हैं? यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 1 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 2। सही, मिनिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 2। मेरे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड की यह खूबी होती है कि अगर स्ट्रक्चर में सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा हैं, अगर स्ट्रक्चर में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं तो सिग्मा बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। फ्रीली रोटेट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रक्चर है CH2Cl2, डायपोल मूवमेंट रिसेंटली पढ़ा है आप लोगों ने। मुझे बताइए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बने, मुझे बताइए इसमें डायपोल एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? इसमें डायपोल एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी बेटा, डायपोल एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें डायपोल एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर डेफिनेट ज्योमेट्री हो और इवन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम हो, इफ, ये मैंने लिखवाया था मेरे ख्याल से, बताई थी ये बातें, ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री डेफिनेट हो और सराउंडिंग एटम इवन नंबर में हो, सराउंडिंग एटम इवन नंबर में हो, तो हम लोग उनकी डायरेक्शंस को देखते हैं। कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये डायपोल, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गई। ये डायपोल और ये डायपोल एक दूसरे से कैंसिल हो गई। यहां पे डायपोल क्या हो गई? 0। डायपोल क्या हो गई? 0। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, CH2Cl2 का एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है। CH2Cl2 का एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है। ऐसे बन सकता है, नहीं बन सकता है? जरा बताइए मुझे। ये तो बहुत ज्यादा लीनियर लगने लगा था। बताइए, ये एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। CH2Cl2 है, हमारी मर्जी, हम Cl दोनों एक जगह पे लगाएं, H दोनों एक जगह पे लगाएं या फिर नहीं लगाएं।
बिल्कुल कर सकता है। और ये दोनों बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर फ्री रोटेशन का नतीजा है कि पहले स्ट्रक्चर ऐसा था, सिग्मा बॉन्ड से सारे, तो वो रोटेट करके ऐसे हो गए, फिर रोटेशन के बाद फिर फर्दर कोई केस आ जाएगा। राबिया 2538, बेटा राबिया ज्योमेट्री अगर डेफिनिट हो, ठीक है, और सराउंडिंग एटम इवन हो, तब हम सराउंडिंग अपना रिडायरेक्शन देखते हैं। अगर ज्योमेट्री डेफिनेट और सराउंडिंग में ऑड नंबर है ना एटम के, तो फिर तो ज्योमेट्री डेफिनेट होने पर हम डायरेक्टली बोलेंगे डायपोल जीरो है। तो BF3 का केस ये है कि सराउंडिंग एटम ऑड नंबर थे, तो हमने देखा भाई ज्योमेट्री डेफिनेट तो डायपोल जीरो। लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग एटम इवन थे ज्योमेट्री डेफिनेट होने पर, तो ज्योमेट्री जब डेफिनेट होती है तो इवन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे डायपोल नॉन जीरो होती है, तो वहां पे डायरेक्शन देखना जरूरी बन जाता है। ठीक है राबिया 2538। तो देखें बच्चों, ये CH2Cl2 के दो स्ट्रक्चर, these are the result of the free rotation. तो sigma bond allows the free rotation. That's why we can discuss the structure of CH2Cl2 like this, or it can be like this. CH2Cl2 के स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है पूरे स्ट्रक्चर में वो फ्रीली रोटेट करने को अलाउ करता है। तो अगर क्लोरीन यहां पर है, कुछ देर बाद यहां हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां पर है, कुछ देर बाद ऐसे हो जाएंगे, ये फ्रीली रोटेट होते रहेंगे। इसीलिए हम लोग CH2Cl2 की डायपोल पढ़ने के लिए कहते हैं कि as it is not, as its dipole is not permanently zero, we say that its dipole is नॉन जीरो। चूंकि इसकी डायपोल हमेशा जीरो नहीं होती, देखिए यहां पे जीरो, यहां पे नॉन जीरो है, यहां पे नॉन जीरो कैसे है, इन दोनों के दरमियान एक डायपोल है, यहां पर एक डायपोल है, यहां पर डायपोल है और यहां पर डायपोल। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, ना ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर डायपोल नॉन जीरो हो गई, तो एक ही कंपाउंड है CH2Cl2, कभी जीरो है कभी नॉन जीरो, तो परमानेंटली जीरो नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भाई यहां पर डायपोल नॉन जीरो रहेगी। बेटा लोन पेयर हमेशा सेंट्रल एटम के देखे जाते हैं, आमना गुल। डेफिनेट से क्या मतलब है, डेफिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब है? डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब है, ये बात अगर तुम कह रहे हो एहसन बेटा, इसका मतलब है कि आज से 2-3 हफ्ते पहले जब इस डायपोल का डिस्कशन हो रहा था तो तुमने क्लास ही नहीं ली। लीनियर ज्योमेट्री हो, ट्राइगनल प्लेनर हो या टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री हो, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 ज्योमेट्रीज डेफिनेट ज्योमेट्रीज हैं। इन 3 के अलावा जो भी आएगा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इनडेफिनेट ज्योमेट्री है। बेटा कोयटा गए थे तो कोयटा कोई दूर थोड़ी है, कोयटा में जाके क्लास ले लेते। बेटा अगर ज्योमेट्री डेफिनेट होगी तो डायपोल जीरो होगी, और ज्योमेट्री इनडेफिनेट होगी तो डायपोल नॉन जीरो होगी। बेटा ये नेगेटिव मार्किंग के बारे में गाइडेंस वगैरह ये तमाम बातें उस वक्त होती है कि जब क्लास एंड हो जाती है, टॉपिक को बीच में छोड़ के कभी गाइडेंस नहीं, कभी काउंसलिंग नहीं होती, ठीक है? या तो क्लास के स्टार्ट में होती है तो क्लास के एंड में होती है मेरे बच्चे।
इस तरह आप बीच बीच में टॉपिक चल रहा है, आप बीच में ये छेड़ दो सर वो ये गाइड कर दें, तो ये काउंसलिंग नहीं होती, फिर ये दूसरों के साथ नाइंसाफी होती है जो पढ़ने बैठे हैं। सही है मेरे बेटा, क्लास के एंड में पूछना। अब देखिए ये बात मैंने बता दी भाई, फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है सिग्मा में, पाई में नहीं होती पॉसिबल। अच्छा, सिग्मा के और पाई के डिफरेंस में मैंने एक बात ये भी लिखवाई थी कि सिग्मा बॉन्ड ज्योमेट्री डिटरमिन करने की हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपको किसी की ज्योमेट्री गेट करनी हो, प्रिडिक्ट करनी हो कि भाई लीनियर है, ट्राइगनल प्लेनर है, टेट्राहीड्रल है, एंगुलर है, बेंट है, ट्राइगनल पिरामिडल है, ज्योमेट्री आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की मदद से। पाई बॉन्ड की मदद से ज्योमेट्री हम नहीं फाइंड कर सकते। पाई बॉन्ड की मदद से मिनिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बेटा जवेरिया लास्ट क्लास में डिफरेंसेस लिखवाए थे मेरे, लास्ट क्लास में डिफरेंसेस लिखवाए थे, उसमें पॉइंट देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की डिस्कशन अभी करेंगे, और ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने का तरीका मैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ सिखाऊंगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स VSEPRT के मैं लिखवाता हुआ जा रहा हूं, इनको जल्दी से कॉपी कीजिए। फिर प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे विथ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला पॉइंट लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, there are two types of electron pair surrounding the central atom, of a molecule। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप्स के हैं वो कैसे हैं, वो उनकी टाइप्स बता रहा हूं। ठीक है, दो टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनमें से एक कहलाता है हमारे पास बॉन्ड पेयर, एक कहलाता है हमारे पास लोन पेयर। दोनों में क्या फर्क है? बॉन्ड पेयर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। और लोन पेयर किसे बोलते हैं? जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। सही, ये पहला पॉइंट हो गया VSEPRT का। दूसरा पॉइंट देखें, there is a repulsion between bond pair and
lone pair, so they orient themselves in such a manner to minimize the repulsion. ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन इज ऑर्डर ऑफ रिपल्जन इज, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिपल्जन का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है एनटीएस में ऑर्डर ऑफ रिपल्जन। तो भाई ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या होता है? सबसे ज्यादा रिपल्जन होती है लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान, उससे कम रिपल्जन होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, उससे कम या फिर कह लें सबसे कम रिपल्जन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान। 2 लोन पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा रिपल्जन होती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान सबसे कम, उससे कम रिपल्जन होती है, और 2 बॉन्ड पेयर के दरमियान ना होने के बराबर रिपल्जन होती है। आगे बात देखिए, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है चार्ज डेंसिटी of double covalent bond and triple covalent bond is greater than the charge density of single covalent bond। देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये कह रहा है डेफिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्या डिफरेंस है? बेटा जमीन आसमान का फर्क है, आइसोमेरिज्म एक अलग है, डेफिनेट ज्योमेट्री उसकी शेप के बात है, ये 2 अलग अलग बातें, जमीन आसमान का फर्क है इसमें बेटा। सिद्रा वीएससीपीआरटी के पॉइंट्स देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप्स के होते हैं जो सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल को सराउंड करते हैं, एक बॉन्ड पेयर हो सकता है, एक लोन पेयर हो सकता है, जरूरी नहीं है दोनों मौजूद हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हो सकता है कि दोनों मौजूद हो। बॉन्ड पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, दोनों के दरमियान रिपल्जन होती है तो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करते हैं, ज्योमेट्री इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ज्योमेट्री के जो ज्योमेट्री सेट हो उसके बाद रिपल्जन कम से कम हो। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन काफी दफा एनटीएस में पूछा जा चुका है। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या है? लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम रिपल्जन, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्जन। आखिरी बात कि डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से तो कई गुना ज्यादा होती है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहां पे मैंने साइज लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से तो कई गुना ज्यादा होती है। तभी हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंस में लिखा था
कि पाई बॉन्ड कभी भी चार्ज डेंसिटी, पाई बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्री बताने में हेल्पफुल नहीं होते। ठीक है, कभी भी हेल्पफुल नहीं होते ज्योमेट्री बताने में, क्योंकि पाई बॉन्ड की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हमेशा हम ज्योमेट्री बताने के लिए सिग्मा बॉन्ड की हेल्प लेंगे। पॉइंट 4 तक बात लिखिए, उसके बाद हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग डालिए, 4th पॉइंट तक लिखिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग डालिए और लिखिए के intermixing of different atomic orbitals to produce hybrid orbitals of equivalent energy, shape and number। हाइब्रिडाइजेशन से मुराद होता है कि मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हों, और मिक्स होने के बाद जो नतीजतन रिजल्टेंट ऑर्बिट बने उसको हाइब्रिड ऑर्बिट बोलते हैं। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट नंबर हो, यानी कि अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो तकरीबन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो। तकरीबन, इक्विवेलेंट का मतलब एग्जैक्ट नहीं है, तकरीबन इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप हो, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मेरे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में 3 मौजूद है, 3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिलता है, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिलता है। sp2 ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक एस और 2 पी ऑर्बिटल्स मिलते हैं, और एक होती है sp3 जिनमें एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स मिलते हैं। हमारे सिलेबस में ये 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2 और sp3। sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से जो थ्योरी में पढ़ते थे कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना आना चाहिए, ठीक है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से और लंबी चौड़ी कहानियां लिखने को आनी चाहिए, ये सब नहीं करना, मेन पॉइंट्स बताने। तो अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन को VSEPRT के साथ मर्ज करने वाला हूं। हाइब्रिडाइजेशन को VSEPRT के साथ मर्ज करूंगा कैसे, कि मैं एक मॉलिक्यूल लिखूंगा, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी बताना सिखाऊंगा और हाइब्रिडाइजेशन भी बताना सिखाऊंगा। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि उस पर VSEPRT भी पढ़ी जा सकती है और उस पर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, बेटा सिदरा, आप फिर वही बात कर रही हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट ज्योमेट्री को ज्योमेट्रिकल आइसोमर से लेके जा रही है। भाई आइसोमेरिज्म एक अलग बात है। आइसोमेरिज्म के लिए लाजमी है कि अल्कीन स्ट्रक्चर मौजूद हो।
जबकि डेफिनेट इंडेफिनेट ज्योमेट्री सिर्फ ज्योमेट्री एक शेप होती है। आप जबरदस्ती एक ऑर्डर एक सीक्वेंस क्यों बनाना चाह रहे हो बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्कीन तक महदूद है, जबकि ज्योमेट्री हर मॉलिक्यूल की होती है, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, और चाहे वो कोवलेंट, चाहे वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोवलेंट कंपाउंड हो, आयनिक हो, इधर कोई भी कंपाउंड हो, सबकी ज्योमेट्रीज होती हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ कोवलेंट में होता है, वो भी कोवलेंट कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक में भी कौन सा? अल्कीन। ठीक है भाई, यहां तक कॉपी कर लिया। तो मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, उस शॉर्टकट के तहत एक ही मॉलिक्यूल पे VSEPRT और हाइब्रिडाइजेशन दोनों बातें पढ़ी जा सकती हैं। गौर से देखिए, एक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है ना, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 होंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे। sp क्या है? ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है sp, उसको कहा जाता है जहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2, और sp2 से बोलते हैं जहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 है तो ये 2 तरीके से हो सकते हैं। यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को देखते हुए हम 3 को देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि 3 के 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, या फिर हो सकता है 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो। ठीक है, ये जो ब्लू से लिखा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ये फिर उसमें क्लासिफिकेशन के 3 कैसे हुआ? या तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, या तो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इसी तरीके से sp3 को देखिए। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो यहां पे 4 केसेस बन सकते हैं। हमारी किताब में सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन 4 केसेस बन सकते हैं। मैं चारों केसेस पढ़ा रहा हूं। हमारी किताब में सिर्फ 2-3 ही है, 1 2 3, चौथा मैं अलग से आपको पढ़ा रहा हूं। या तो हो सकता है 4+0, चारों बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, या तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, या फिर 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। देखें बेटा, जो ग्रीन से लिखा है ना 3+0, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर। पहले जो बात लिखी है वो बॉन्ड पेयर, दूसरी जो बात लिखी है वो लोन पेयर। ठीक है, पहली जो बात लिखी है वो बॉन्ड पेयर, दूसरी जो बात लिखी है वो लोन पेयर। अब देखें, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, यहां पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं होते, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर की कोई कंडीशन नहीं है। यहां पे ज्योमेट्री हमारे पास बनेगी लीनियर, ज्योमेट्री होगी लीनियर। और लीनियर ज्योमेट्री पे एंगल क्या बनता है? 180 डिग्री। सही। और यहां पे sp2 में आए तो 3+0 पे ज्योमेट्री बनती है ट्राइगनल प्लेनर। थ्री प्लस जीरो पे ज्योमेट्री बनती है ट्राइगनल प्लेनर, और एंगल होता है 120 डिग्री। अब बच्चे पूछेंगे सर ये 3+0 है या सिंपल 2 है या 2+1 है, हमें कैसे पता चलेगा? ये भी निकालना सिखाऊंगा, पहले ये चार्ट मेंशन करें। ये चार्ट याद होगा तो फिर आगे बात होगी। ये निकालना सिखाऊंगा 3+0 क्या है, 2+1 क्या है, लेकिन याद तो हो पहले कि सीख लिया आपने कि 3+0 आई, फिर क्या करना है फिर पता ही नहीं है, तो पहले ये सीखें। 2+1 की ज्योमेट्री होगी बेंच, जिसको हम एंगुलर भी कहते हैं। यहां पे मुख्तलिफ एंगल होते हैं तो हम लोग समराइज करके लिख देते हैं लेस देन 120 डिग्री, क्योंकि किसी का 117 होता है, किसी का 113 होता है, किसी का 118 होता है, तो हम लेस देन 120 कह देते हैं। 4+0 पे ज्योमेट्री बनती है टेट्राहीड्रल,
ज्योमेट्री बनती है टेट्राहीड्रल, एंगल होता है 109, ज्योमेट्री होती है टेट्राहीड्रल, एंगल होता है 109 डिग्री 0.28 मिनट्स। 3+1 में ये होता है ट्राइगनल पैरामिडल, ट्राइगनल पैरामिडल में एंगल होता है 107 डिग्री। 2+2, 2+2 ठीक है, 2+2 और था 1+3। 2+2 की ज्योमेट्री हमारे पास बनती है बेंट, जिसको हम एंगुलर भी कहते हैं, और एंगल यहां पे होता है 104 डिग्री 0.5 मिनट्स। 1+3 पे ज्योमेट्री होती है लीनियर और एंगल होता है 180 डिग्री। इस फ्लो चार्ट को बना लें, ड्रॉ कर लें। इस फ्लो चार्ट को फिल वक्त सिर्फ ड्रॉ करें, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये फ्लो चार्ट खुद ब खुद याद हो जाएगा। नहीं बेटा, sp2 में 1+2 की कंडीशन नहीं हो सकती। जो कंडीशन पॉसिबल है वो बता दिए मैंने, इनको मेंशन करें, ठीक है। जो कंडीशन पॉसिबल है वो मैंने मेंशन कर दी है, इनको कॉपी कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को खुद ही ये पूरा फ्लो चार्ट याद हो जाएगा, ठीक है भाई। कॉपी कर लें तो मैसेज कर दीजिएगा डन का। ठीक है बच्चों, यहां तक कॉपी कर लें तो डन का मैसेज सेंड कर दीजिएगा। फिर इस फ्लो चार्ट की एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है भाई, इसको लिख रहा हूं मैं, एक्सरसाइज करवा रहा हूं अपने कि कैसे इस फ्लो चार्ट को आपने पढ़ना है। देखिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम CH4, और CH4 से स्टार्ट क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, एंगल सब आपको ऑलरेडी मालूम है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, CH4 में बच्चों मुझे चैट में बताइए सेंट्रल एटम कौन है। CH4 में सेंट्रल एटम कौन है? तो हमने कहा था कि भाई जो अकेला एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, और अगर अकेला जो है वो एक से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली जाएगी। तो फिलवक सेंट्रल एटम हो गया कार्बन, CH4 में हो गया सेंट्रल एटम कार्बन, सराउंडिंग एटम हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से लाइन बना के मेंशन कर दिया भाई CH4।
अब आपने दो चीजें देखनी है इस शॉर्टकट को समझने के लिए, दो चीजें देखनी है। नंबर वन थिंग इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। पहला पॉइंट जो सबसे पहले आपने देखनी है बात। दूसरी बात क्या देखनी है आपने कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by surrounding atom। ठीक है, पहली बात देखनी कि सेंट्रल एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जरा मुझे बताइए कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको याद रखना है। तो कार्बन ग्रुप 4 से उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब देखिए सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय सराउंडिंग एटम देखें तो एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ? एक हाइड्रोजन, जरा मुझे बताएं, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना सकते हैं? तो एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो 4 हाइड्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जरा बताइए कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आखिरी शेल के, कार्बन के आखिरी शेल का कोई इलेक्ट्रॉन खाली दिखाई दे रहा है आपको जिसने बॉन्ड ना बनाया हो? तो ये चारों हो गए बॉन्ड पेयर, ये चारों हो गए बॉन्ड पेयर। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं और डॉट में है कार्बन का। तो देखें चारों बॉन्ड पेयर हो गए। कोई लोन पेयर है पूरे स्ट्रक्चर में? क्या पूरे स्ट्रक्चर में कोई लोन पेयर है? नहीं। तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। देखिए 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। देखें कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। एंगल क्या है? टेट्राहीड्रल, सॉरी एंगल है 109 डिग्री 0.28 और ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहीड्रल। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है और एंगल 109 डिग्री 0.28 मिनट्स है। ठीक है, देखें सिर्फ ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए, दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और फ्लो चार्ट कैसे याद होगा? रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। अभी प्रैक्टिस जितनी करवाऊंगा उससे इतना काम हो जाएगा कि एनटीएस में आने वाले किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री, एंगल, हाइब्रिडाइजेशन बताने में मसला नहीं होगा। और इन्हीं चीजों की मदद आपको चाहिए होती है डायपोल बताने के लिए। तो डायपोल भी आप इजीली बता सकते हैं। तो अगर पेपर में सवाल आ गया कि कौन 0 डायपोल रखता है, कौन नॉन 0 रखता है, कहां पे डेफिनेट कहां पे इनडेफिनेट ज्योमेट्री होगी, सब बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, CH4 की बात हुई, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल का नाम मैं लिखता हूं BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, सेंट्रल एटम बोरॉन। ठीक है, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ये तीसरे ग्रुप में मौजूद होता है। ठीक है भाई, 3 फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाना है। सही, ये देखें तो पहला पॉइंट आपने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बोरॉन था, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन बोरॉन के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो एक बॉन्ड के लिए मैंने ये शो कर दिया। सही, देखिए कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं आप लोग को स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं? 3 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने हैं?
लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर एक भी नहीं है, लोन पेयर एक भी नहीं है। 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। देखिए इस फ्लो चार्ट में कहां पे दिखाई दे रहा है? यहां पे दिखाई दे रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगनल पैरामिडल, ट्राइगनल प्लेनर, प्लेनर है ये, प्लेनर। ठीक है, और एंगल क्या है? 120 डिग्री। ठीक है भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी तक जो बात पढ़ाई इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगला मॉलिक्यूल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन। जरा मुझे चैट में बताइए, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है? एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है? एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। तो देखें, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो पहला को डबल कोवलेंट बॉन्ड ये रहा, दूसरा डबल कोवलेंट बॉन्ड ये रहा। अब 2 जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और पाई बॉन्ड कितने होंगे? यहां पे देख के बताइए, यहां पे सिग्मा कितने, पाई कितने हैं? सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं? एक सिग्मा एक पाई। तो भाई ये रहा सिग्मा, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा, ये रहा पाई। जरा मुझे बताइए, पाई बॉन्ड क्या ज्योमेट्री बताने में हेल्पफुल होते हैं? नहीं होते। तो पाई बॉन्ड को इग्नोर कर दें, सिग्मा बॉन्ड हो गए 2।